Good morning to all my students. Yesterday we have completed what are the agreements if they are made by without consideration they shall be held void. Means agreement without consideration is void. Section 25. Section 25 to 30 all are void agreements. Section 25 is agreement without consideration is void. Section 26 agreement in respect of marriage is void. Section 27 agreement in respect of trade is void. Section 28 agreement in respect of legal proceeding is void. And section 29 unmeaning agreements are void. These are the small topics which you yourself can study. Now the main topic is wagering agreement. Section 30 धारा 30 में दिया गया है कि वेजरिंग एग्रीमेंट या एन एग्रीमेंट मेड बाय वे ऑफ वेजर इज वाइड, अर्थात बाजी का करार शून्य होता है या बाजी के तौर के करार शून्य होते। शून्य का मतलब जिसे न्यायालय के द्वारा प्रवर्तित यानी लागू न करा सके उसको हम शून्य कहते हैं। विच इज नॉट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ, जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होते वो शून्य करार होते हैं। तो धारा 30 में दिया गया है कि वेजरिंग एग्रीमेंट्स किसको कहते हैं। तो इसमें ये दिया गया है कि एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर आर वाइड and no suit shall be brought for recovery of the money which is alleged to be won by way of wager। ये बाजी का करार शून्य होता है या बाजी के करार शून्य होते हैं और बाजी में जीती गई रकम को वसूलने के लिए कोई भी वाद न्यायालय में नहीं लाया जा सकता। यदि लाया भी जाता है तो भी वो डिसमिस कर दिया जाएगा, कारण बाजी के करार शून्य होते हैं। देखिए धारा 30 में ये दिया गया है कि बाजी का मतलब है कि द एग्रीमेंट विच इज इन द नेचर ऑफ गैम्बलिंग। ठीक है ना, तो ऑल द एग्रीमेंट्स विच आर इन द नेचर ऑफ गैम्बलिंग आर वेजरिंग एग्रीमेंट्स। जो जुए की प्रकृति के करार हैं वो बाजी के करार कहलाते हैं। ठीक है ना, जैसे मान लिया कि दो सटोरिये हैं, एक ए है दूसरा बी। ए कहता है कि भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट का मैच हो रहा है, ए कहता है कि भारत जीतेगा तो मैं तुम्हें 10 लाख दूंगा, और बी ये कहता है कि यदि पाकिस्तान जीतेगा तो मैं तुम्हें 10 लाख दूंगा। ये जुए की प्रकृति का करार, इसे वेजरिंग एग्रीमेंट कहते हैं। अर्थात यदि कोई मान लिया भारत जीत जाता है, फिर ए जो है उसको 10 लाख नहीं देता, तो इस मनी को क्लेम नहीं किया जा सकता। शून्य करार है, बाजी का करार है, इसके लिए कोई वाद दायर नहीं किया जा सकता। यदि किया भी जाता है तो इसकी वसूली नहीं की जा सकती, इसको बाजी करार कहते हैं। तो बाजी के करार शून्य होते हैं और बाजी में जीती गई रकम को वसूलने के लिए कोई वाद नहीं दायर किया जा सकता। लेकिन एक बात इसमें ये मार्क करने लायक है कि धारा 30 में बाजी के करार शून्य होते हैं, लेकिन बाजी क्या है इसकी कोई परिभाषा नहीं दी गई। व्हाट डू यू मीन बाय वेजर, इट इज नॉट डिफाइंड अंडर सेक्शन 30। तो बाजी की परिभाषा पहले एंसन ने दिया, जो संविदा के प्रमुख विधिशास्त्री माने जाते हैं। एंसन, उनकी अपनी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लॉ है, बुक भी है, और उन्होंने एंसन साहब ने जो परिभाषा दिया था कि वेजर इज मनी और मनी इज वर्थ वेजर इज ए प्रॉमिस
to pay money or money's worth upon the determination of an uncertain event. Wager is promised to pay money or money's worth upon the determination or ascertainment of an uncertain event. ये एंसन ने परिभाषा दी थी कि किसी अनिश्चित घटना के घटित होने पर जब एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को कोई धन या धन के बदले कोई वस्तु देने का वचन दिया जाता है तो इसको हम बाजी कहते हैं। ये एंसन की परिभाषा थी। ये भी परिभाषा शॉर्ट रूप में थी, तो इसकी एक एलाबोरेटेड डेफिनेशन और यू कैन से द डिटेल्ड डेफिनेशन वाज गिवन बाय जस्टिस हॉकिंस इन कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी। जनरल ऑफर का केस था ये, पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी 1893 केस है क्वींस बेंच का, जिसमें से जस्टिस हॉकिंस ने इसमें बाजी की परिभाषा दी थी कि बाजी क्या किसको कहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय वेजर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेजर, बाजी का क्या अर्थ है, ये जस्टिस हॉकिंस ने परिभाषा दी थी। तो इसमें उन्होंने 4-5 चीजें बताई कि इन वेजरिंग एग्रीमेंट the two parties must have the opposite view for the future uncertain event। कि पहली कंडीशन ये है बाजी करार की कि भविष्य की अनिश्चित घटना के लिए दोनों पक्षकारों के विपरीत मत होने चाहिए कि ये होगा, दूसरा कहता है ये होगा, एक कहता है इंडिया जीतेगा, दूसरा कहता है पाकिस्तान जीतेगा। आई ना बात समझ में? तो in wagering agreement both the parties must have opposite views in respect of future uncertain event। पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन यह है कि both the parties must mutual agree to pay money or money's worth upon the happening of the event। अर्थात दोनों पक्षकारों ने परस्पर इस बात से सहमत है कि जो जीतेगा तो हारने वाला पक्षकार जीतने वाले पक्षकार को कुछ धन देगा या धन के बदले कोई वस्तु देगा। दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन ये है कि नाइदर पार्टी हैज एनी अदर इंटरेस्ट अदर देन द स्टेक ऑफ विनिंग और लूजिंग द गेम। कि बाजी के करार में दोनों पक्षकारों का कोई दूसरा हित नहीं है, दाव लगाने के अलावा कोई दूसरा हित नहीं, मतलब जीतने और हारने के दाव के अलावा अन्य कोई उनका हित उस करार में नहीं है। ठीक है ना, मीन्स इट इज देयर इज नो रियल कंसिडरेशन यू कैन से। ठीक है ना, तो ये तीसरी कंडीशन हुई। चौथा ये है कि winning or losing depends upon the happening of future uncertain event। कोई व्यक्ति जीतेगा या हारेगा ये भविष्य की अनिश्चित घटना के घटित या अघटित होने पर निर्भर करता है। ठीक है ना। और लास्ट कंडीशन ये है कि if a party only wins but does not lose or he only lose but does not win then it is not a wagering agreement। बाजी के करार में यदि कोई पक्षकार केवल जीतता है हारता नहीं है या केवल हारता है और जीतता नहीं है तो यह बाजी का करार नहीं होगा। एक प्रमुख बात, अर्थात wagering agreements depends upon the chance, no party know what will happen, whether he will win or lose it is not known to the party, it depends only upon the happening of future uncertain event। ठीक है ना, चांस पर निर्भर है, संयोग पर निर्भर है कि क्या होगा, ये पक्षकारों को जानकारी नहीं है। तो
तो इस प्रकार के करार को जो है हम बाजी का करार कहते हैं। और यदि इसके आवश्यक तत्वों को देखें तो पहला यह है कि देयर मस्ट बी अनसर्टेन इवेंट। बाजी के करार में भविष्य की एक अनिश्चित घटना होनी चाहिए। उस अनिश्चित घटना के घटित होने या ना घटित होने पर ही हार या जीत का फैसला होता है, तो बाजी का करार है। दूसरा यह है कि देयर शुड बी म्यूचुअल चांसेस ऑफ विनिंग और लूजिंग, अर्थात उस करार में जीतने या हारने के जो है बराबर अवसर हों, समान अवसर हों, कि कोई पक्षकार जीतता है या कोई हारता है, इसके जो है समान अवसर हों। और किसी भी पक्षकार का उस घटना पर नियंत्रण नहीं होना चाहिए कि इस पक्षकार के नियंत्रण में वो घटना घटेगी या नहीं घटेगी, इस पर हो तो बाजी का करार नहीं हो सकता है। तो एक बार एक केस में आया था, मद्रास हाई कोर्ट का था, नारायणा अयंगर वर्सेस बल्लाचामी अब्राहम, बल्लाचामी अम्बालम। इस केस में ये था कि चिट फंड क्या है। चिट फंड अभी देखे होंगे, समाज में चलता है चिट फंड, या औरतें चिट वाला करती हैं। तो न्यायालय ने कहा चिट फंड इज नॉट द वेजरिंग एग्रीमेंट। चिट फंड जो है बाजी करार नहीं। कारण चिट फंड में क्या होता, मान लीजिए जैसे 1 साल का है और उसमें हर महीने लॉटरी निकाली जाती है, जिसके नाम की खुलती है उसको पैसा मिल जाता है जितना वो जमा करती है या करता है। दूसरे महीने में भी जितने बचे उनकी चलती है तो दूसरे को मिल गया था, और लास्ट में आते-आते जो रह जाता है उसको पैसा मिल जाता है जितना उसने कंट्रीब्यूट किया है, सब्सक्राइब किया है। तो चिट फंड में हार और जीत नहीं है, बल्कि केवल इतना है कि कोई पहले पाता है, कोई लास्ट में पा जाता है, स्कीम के अंत में मिलता है। तो चिट फंड इज नॉट द वेजरिंग एग्रीमेंट। चिट फंड जो है बाजी का करार नहीं है। और चौथा एलिमेंट है बाजी करार का कि पार्टी हैव नो अदर इंटरेस्ट अदर देन द स्टेक ऑफ विनिंग और लूजिंग, कि बाजी के करार के पक्षकारों का दाव लगाने के अलावा अन्य कोई हित उस संविदा में नहीं होता। देयर इज नो रियल कंसिडरेशन, ये है। सो ये जो पॉइंट है कि इंटरेस्ट इज ओनली ऑफ स्टेक एंड देयर इज नो अदर इंटरेस्ट इन द कॉन्ट्रैक्ट, कि बाजी करार की जो सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें केवल दाव लगाने का ही है उनका, वो उस संविदा से अन्य कोई उनका हित नहीं है। तो ये कहा जाता है कि वो बाजी का करार है। और दिस इज द ओनली पॉइंट व्हिच मेक्स द डिफरेंस बिटवीन वेजरिंग एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। जो बीमा ये ऐसा पॉइंट है जो बीमा के करार से अलग हटकर है, अर्थात बीमा का करार बाजी का करार नहीं है, कारण केवल इस पॉइंट के आधार पर, ठीक है ना, कि बाजी के करार में दोनों पक्षकारों का केवल एक हित है, जीतना और हारना, ये दाव लगाते हैं। दिस इज द ओनली इंटरेस्ट, इसके अलावा उनका कोई हित नहीं। इज नो अदर इंटरेस्ट अदर देन स्टेक, कोई हित नहीं। तो ये जो पॉइंट है ये बीमा की संविदाओं से अलग हो जाता है। बाजी का करार इस पॉइंट के कारण बीमा की संविदा से अलग है। बीमा के करार बाजी के करार नहीं है, अन्यथा वो सभी करार शून्य हो जाते, लेकिन बीमा के करार शून्य नहीं होते अदर देन लाइफ इंश्योरेंस। तो जैसे आप मकान का बीमा कराते हैं, गाड़ी का बीमा कराते हैं, चोरी के खिलाफ बीमा कराते हैं, मैरिन इंश्योरेंस कराते हैं, ठीक है ना, गुड्स का इंश्योरेंस कराते हैं, लॉट ऑफ इंश्योरेंसेस आर देयर नाउडेज, ठीक है ना। तो जितना भी आप इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट हो सभी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड इसलिए हैं कि यद्यपि परिस्थितियां आपकी इसी तरह की हैं जैसे बाजी की, कि आपका घर जल जाएगा तो बीमा कंपनी आपको इतनी बीमा की रकम देगी, आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा तो बीमा कंपनी इतना पैसा देगी, लाइक दिस, ठीक है ना। तो ये लगता है कि जैसे बाजी लगाए, लेकिन डिफरेंस, पॉइंट ऑफ डिफरेंस कहाँ,
अंतर कहाँ है? तो so far as contract of insurance is concerned, there is insurable interest. Insurable interest means there is a risk of loss to which the assured is exposed. But in case of insurance of contract, there is no risk of loss other than created by the agreement. मतलब ये जो अंतर दिया गया था शुरुआत में, एक विल्सन बनाम जोन्स का केस था 1870 में इंग्लैंड में, तो एक अंतर बताया गया कि बाजी के करार में और बीमा के करार में क्या अंतर है। तो बीमा के करार में क्या होता है कि उसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है, बीमा योग्य हित होता है। बीमा योग्य हित का मतलब ये होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी चीज का, मकान का, गाड़ी का बीमा कराता है तो इसलिए नहीं कराता है कि वो नष्ट हो जाए या घर में आग लग जाए, इसलिए नहीं कराता है, बल्कि उसकी सुरक्षा के लिए कराता है कि कहीं यदि ऐसा हो जाए तो कुछ रकम तो मुझे मिल जाएगी, इसलिए वो बीमा कराता है। इसको हम इंश्योरेबल इंटरेस्ट या बीमा योग्य हित कहते हैं। अर्थात वो उस चीज की सुरक्षा के लिए बीमा कराता है, उस चीज को समाप्त करने के लिए नहीं कराता। अर्थात जिस चीज का बीमा कराता है उस चीज की वो बाजी नहीं लगाता है, बल्कि उसकी सुरक्षा के लिए कराता है। इसको हम कहते हैं इंश्योरेबल इंटरेस्ट या बीमा योग्य हित। लेकिन दूसरी बात, जब बाजी का करार है तो बाजी के करार में कोई रिस्क ऑफ लॉस नहीं है। रिस्क ऑफ लॉस उतना ही है जो दोनों पक्षकारों ने स्वयं क्रिएट किया है, स्वयं सृजित करते हैं। अर्थात जैसे दाव लगाए, ताश खेल रहे हैं, फ्लैश खेल रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, तो जो दाव लगा रहे हैं वही है उनका, वो स्वयं उस रिस्क को क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है ना? अदरवाइज बाजी करार में कोई दूसरा रिस्क नहीं है। रिस्क वो है जो एग्रीमेंट के द्वारा स्वयं पक्षकार ही क्रिएट कर रहे हैं। तो ये पॉइंट जो है कि in wagering agreement the parties have no interest other than the stake, कि दाव के अलावा अन्य कोई हित नहीं होता बाजी करार में। ये पॉइंट जो है बीमा के करार को अलग कर देता है। कारण बीमा के करार में दाव नहीं होता, बल्कि उस वस्तु या जिस चीज की है या मकान की है उसकी सुरक्षा के लिए कराया जाता है, उसमें बीमा योग्य हित होता है। और यदि बीमा योग्य हित नहीं है तो वो बाजी का करार ही हो जाएगा। ठीक है ना? ये अंतर आया था। एक बात और है बाजी करार में कि देयर मस्ट बी कॉमन इंटरेस्ट ऑफ द पार्टीज टू एंटर इनटू ए वेजरिंग एग्रीमेंट। बाजी के करार में दोनों पक्षकारों का सामान्य हित होना चाहिए, सामान्य रुचि होना चाहिए। सामान्य रुचि का मतलब है कि जुआ खेल रहे हैं तो दोनों की रुचि है कि हम जुआ खेल रहे हैं, जो जीतेगा तो हारने वाला उसे ये देगा। तो देयर मस्ट बी कॉमन इंटरेस्ट इन केस ऑफ वेजरिंग एग्रीमेंट। अब वेजरिंग एग्रीमेंट में कुछ ऐसे हैं जैसे सट्टेबाजी। सट्टेबाजी का मतलब होता है स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शंस। स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शंस, इनको हिंदी में सट्टेबाजी या सट्टा बोलते हैं। सट्टा का अर्थ यह है कि an agreement to settle the difference between contract price and the market price without the delivery of the thing is known as speculative transaction। अर्थात जब दो पक्षकार कोई ऐसा करार करते हैं कि संविदा मूल्य में और बाजार मूल्य के अंतर को हमें केवल लेना देना है, हमें वस्तु की डिलीवरी नहीं करनी है एक दूसरे को, तो ऐसे करार को हम सट्टेबाजी कहते हैं, स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शंस कहते हैं। जैसे मान लिया कि ए ने बी से कहा कि मैं 10 किलो चांदी तुम्हें 60,000 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेचूंगा। बी ये कहता है कि मैं 60,000 रुपये प्रति किलो के हिसाब से आपसे चांदी खरीदूंगा। हो गया करार। ठीक है ना? अब डेट भी दे दी
कि मान लिया 10 फरवरी को दिया कि 10 फरवरी को वो 10 किलो चांदी 60,000 रुपये प्रति किलो की बेचेगा। अभी ये कहता है 10 फरवरी को मैं 60,000 रुपये प्रति किलो के हिसाब से आपसे चांदी खरीदूंगा। अब मान लिया कि चांदी का मूल्य 10 फरवरी को 70,000 रुपये हो गया, तो ए को ना तो चांदी की डिलीवरी करनी है बी को, और ना बी को 60,000 रुपये देना है ए को। ठीक है ना। यहां केवल क्या करार किस चीज का है कि दिस एग्रीमेंट इज ओनली टू सेटल द डिफरेंस बिटवीन द मार्केट प्राइस एंड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, कि संविदा मूल्य और बाजार मूल्य के अंतर को लेना देना है। इसको हम सट्टेबाजी या स्पेकुलेटिव कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट्स कहते हैं। तो अब मान लिया कि 10 तारीख को 70,000 उसकी रेट हो गई चांदी की, 60,000 में तय था, तो ये जो 10,000 रुपये बढ़ा, ये 10,000 रुपये बी जो है ए को दे देगा। या मान लिया 10 तारीख को 50,000 में कम हो गई उसका मूल्य, तो ए जो है 10,000 रुपये बी को दे देगा। तो जो संविदा मूल्य और बाजार मूल्य है, इसके अंतर को लेना देना स्पेकुलेटिव एग्रीमेंट्स या सट्टेबाजी कहते हैं। एंड ऑल द स्पेकुलेटिव एग्रीमेंट्स आर वेजरिंग एग्रीमेंट हेंस वाइड। सभी सट्टेबाजी के करार शून्य होते हैं। ये बाजी के करार हैं, अतः इनको लागू नहीं कराया जा सकता। ठीक है ना। अब बाजी के करार का प्रभाव क्या है, इम्पैक्ट क्या है। ठीक है ना। बाजी करार का ये इम्पैक्ट है कि ए वेजरिंग एग्रीमेंट बीइंग वाइड कैन नॉट बी एनफोर्स्ड थ्रू द कोर्ट एंड नो मनी कैन बी रिकवर्ड विच इज वन बाई वे ऑफ वेजर, कि बाजी में जीती गई रकम को वसूलने के लिए कोई वाद दायर नहीं किया जा सकता है, अर्थात इस रकम को न्यायालय के द्वारा लागू नहीं करा जा, कारण न्यायालय बाजी का करार शून्य करार है, इसको लागू करेगा ही नहीं। एक केस था बद्री प्रसाद कोठारी वर्सेस मेघराज कोठारी 1967, कलकत्ता हाई कोर्ट का। ठीक है ना। तो इसमें क्या था कि दो व्यक्तियों ने शेयर के लिए बाजी का करार किया, और इसमें वो दूसरे व्यक्ति के, ये दोनों व्यक्ति जो है किसी दूसरे के ऋणी हो गए, कर्ज हो गया उन पर। जो ये वेजरिंग ट्रांजैक्शंस था शेयर्स का, इसमें से वो कर्जदार हो गए, ऋणी हो गए, और इस ऋण को चुकाने के लिए उन्होंने प्रॉमिजरी नोट वो तीसरे व्यक्ति को दस्तखत करके दे दिया, प्रॉमिजरी नोट, कि हम आपका ये ऋण चुकाएंगे, ये प्रॉमिजरी नोट दे दिया। इसके बाद उस प्रॉमिजरी नोट को न्यायालय के द्वारा लागू करने के लिए उस तीसरे व्यक्ति ने केस दायर किया। तो यहाँ न्यायालय ने कहा कि यू कैन नॉट रिकवर द अमाउंट अलेज्ड टू बी वन बाय वे ऑफ वेजर, चूंकि ये बाजी में जीती गई रकम को चुकाने के लिए प्रॉमिजरी नोट आपको दिया गया था, अतः इस प्रॉमिजरी नोट के आधार पर आप बाजी की में जीती गई रकम को वसूल नहीं सकते, ये करार शून्य है। ठीक है ना। ये एक इसका इफेक्ट है। कभी कभी क्या होता है कि दो पक्षकारों ने बाजी लगाई या जुआ खेला, गांव में आप देखते होंगे, जुआ खेला उन्होंने, जुआ खेले में एक पक्षकार हार गया, दूसरा जीत गया। ठीक है ना। तो हारने वाले पक्षकार ने कहा कि मेरे पास अभी हारी गई रकम को चुकाने के लिए पैसे नहीं हैं, अतः एक वो एग्रीमेंट करता है कि मैं जो रकम आपसे हारा हूँ वो रकम मैं जो है आपको 4 महीने में चुका दूंगा। मीन्स ही मेक्स द सब्सटीट्यूटेड एग्रीमेंट, or you can say he made a new agreement to pay the amount which he has lost in the wager, अर्थात जुए में हारी गई रकम को चुकाने के लिए उसने एक नया एग्रीमेंट किया। दिस एग्रीमेंट इज नॉट इन्फोर्सिएबल। इसके बाद यदि वो रकम नहीं देता है तो दूसरा पक्षकार इस रकम की वसूली के लिए इस एग्रीमेंट को न्यायालय के द्वारा लागू
नहीं करा सकता। ये प्रभाव है इसका, बाजी के करार का जो है ये करार। और कभी-कभी किसी खेल में होता है, जैसे सटोरिये होते हैं, कोई अंतर्राष्ट्रीय मैच हुए, हॉकी हो, क्रिकेट हो, कि उस बाजी की रकम को एक तीसरे व्यक्ति के पास जमा कर देते हैं। जैसे मैंने कहा कि क्रिकेट मैच में ए कहता है कि इंडिया जीतेगा, तो ए जो है बी को 10 लाख देगा। अब बी कहता है पाकिस्तान जीतेगा, तो बी जो है ए को 10 लाख देगा। इस रकम को जो है वो तीसरे व्यक्ति सी के पास जमा कर देता है। अब मान लिया इंडिया जीत गया, तो ए को 10 लाख रुपए बी को देना चाहिए, जो तीसरे व्यक्ति सी के पास जमा है। तो बी इस 10 लाख की रकम को सी से नहीं वसूल सकता, सी से नहीं ले सकता, पहली कंडीशन। कारण बाजी करार शून्य है, अतः वो सी से वो रकम नहीं ले सकता जो ऑलरेडी जमा है, नंबर 1। नंबर 2, यदि सी ने बी को 10 लाख पे कर दिया, तो भी ए जो है इस रकम को उससे नहीं ले सकता। अर्थात जिसकी रकम वहां जमा है या जिन जिन की जमा है, वो रकम जीते हुए पक्षकार को अदा करने के पहले यदि वो वापस डिपॉजिटर से वापस ले लेते हैं, तब तो ठीक है। और यदि उसी ने जो है जीते हुए व्यक्ति को रकम अदा कर दी, तो फिर उस रकम को वो वापस नहीं पा सकते। कारण इट विल अमाउंट एज गुड एज टू इन्फोर्स द वाइड एग्रीमेंट, बिकॉज वेजरिंग एग्रीमेंट इज वाइड। शून्य करार को लागू करना हो गया, अतः ऐसा वो नहीं कर सकते। ये बड़ी बात है इसमें से बाजी करार में। और अगला जो है इसमें से जो सिचुएशन एराइज होती हैं, वो है एक कोलेटरल ट्रांजैक्शंस की। कोलेटरल ट्रांजैक्शंस को जस्टिस सुब्बा राव, जो बाद में 1967 में 1967 या 68 या 69 में चीफ जस्टिस हुए थे भारत में सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने घेरूलाल पारीख बनाम महादेव दास मैया का जो केस आया था 1959 में सुप्रीम कोर्ट का, इसमें सुब्बा राव ने कोलेटरल ट्रांजैक्शन के विषय में, संपार्श्विक संव्यवहार के विषय में विधि प्रतिपादित की थी। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना था कि ए कॉन्ट्रैक्ट बाय वे ऑफ वेजर इज वाइड, बट इट इज नॉट अनलॉफुल अंडर सेक्शन 23 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। बाजी का करार शून्य तो है, लेकिन अवैध नहीं। इसलिए इस बाजी के करार के जो संपार्श्विक करार होंगे, जो भी संपार्श्विक करार होंगे, वो लागू किए जाएंगे, अर्थात उसे न्यायालय के द्वारा लागू किया जा सकता है, अर्थात वो प्रवर्तनीय करार है। ठीक है ना? कि जैसे मान लिया कि यदि कोई व्यक्ति जुआ हार जाता है, तो अब वो रकम जीते हुए पक्षकार को देना है, उसके पास नहीं। तो हारे वाले पक्षकार ने किसी तीसरे व्यक्ति से रकम उधार ली कि मैं जुआ हार गया हूँ, 10,000 ये रकम चुकाना है, अतः मुझे 10,000 आप उधार दे दो। मान लिया ए जो है हार गया है, बी जीत गया है, तो ए हारे वाले पक्षकार को बी को 10,000 रुपये जुए की रकम चुकानी। तो ए क्या करता है कि सी से 10,000 रुपये उधार लेता है, ये कह कर लेता है कि मुझे जुए की रकम चुकाना है, जुए में जो हारा हूँ वो रकम चुकाना है। और ए जो है वो रकम लेकर बी को दे देता है, जो जीता हुआ पक्षकार था। अब जो है सी जो है अपने 10,000 रुपये जो ए को उधार दिए थे, वो उससे कहता है कि मेरे रकम चुकाओ। तो अब ए को मान लिया कोई बता देता है कि जुए की रकम है, ये लागू नहीं किया जा सकता, शून्य करार है। तो ए जो है 10,000 रुपये चुकाने से सी को मना कर देता है। तो ए और बी का मेन करार था कि ए हारा, अतः जीते हुए पक्षकार बी को जो है 10,000 देना था, ये मेन करार हो गया। ठीक है ना? और इसका संपार्श्विक करार, कोलेटरल एग्रीमेंट जिसको कहते हैं, कोलेटरल एग्रीमेंट्स मीन्स द सब्सिडियरी एग्रीमेंट व्हिच रन्स पैरेलल
टू द मेन एग्रीमेंट, जो मुख्य करार के साथ-साथ चलता है, जो उसका सब्सिडियरी एग्रीमेंट है, सहायक करार है, उसको हम कोलैटरल या संपार्श्विक करार कहते हैं। तो ए हारा, बी जीता, ए को 10,000 रुपए, बी को चुकाना ही मेन करार है। ए ने उस रकम को चुकाने के लिए सी से उधार लिया 10,000 रुपए, ये संपार्श्विक करार या कोलैटरल एग्रीमेंट। तो अब प्रश्न ये उठता है कि यदि ए जो है सी से उधार लिया था, उस रकम को नहीं देता है, तो क्या सी 10,000 रुपए ए से वसूल सकता है कि नहीं वसूल सकता? ये बात। तो यहाँ न्यायालय का ये कहना है कि सिंस द वेजरिंग एग्रीमेंट इज वाइड एग्रीमेंट, हेंस द कोलेटरल एग्रीमेंट्स आर इन्फोर्सिएबल। अर्थात सी जो है ऐसे, सी ने जो 10,000 रुपए ए को उधार दिए थे, उसको वसूलने के लिए वो न्यायालय से इस करार को लागू करा सकता है। मीन्स all the collateral agreements of wagering agreements can be enforced, अर्थात संपार्श्विक करार जो है प्रवर्तनीय होते हैं, लागू किए जा सकते हैं। धारा 30 के कुछ अपवाद हैं, जिसमें से एक हार्स रेसिंग है, जिसमें 500 रुपए तक का कंट्रीब्यूशन या रकम को देने लेने के लिए यदि हार्स रेसिंग है तो करार वैध माने जाएंगे। दूसरा क्रॉसवर्ड कंपटीशंस है। क्रॉसवर्ड कंपटीशन में इफ द स्किल इज एक्सरसाइज then it is valid contract, and if the crossword depends upon the chance it is wagering agreement। क्रॉसवर्ड और पजल जैसे आप लोग खेलते हैं, अखबार में आता है या पत्रिकाओं में, तो क्रॉसवर्ड में चूंकि कौशल का प्रयोग किया, बुद्धि कौशल का प्रयोग किया जाता है, उसके द्वारा आप उसे जीतते हैं, हारते आप कुछ नहीं है उसमें, तो ये वैध करार है, बाजी का करार नहीं, कारण इसमें हार और जीत नहीं है। लॉटरी में चूंकि लॉटरी का टिकट आप खरीदते हैं, लॉटरी वाला ये कहता है कि यदि आपका टिकट खुल गया तो आपको 1 लाख या 10 लाख जो भी लॉटरी है वो रकम आप दी जाएगी। ये शून्य करार है, कारण बाजी का करार है। या आप जीत गए तो आपको मिलेगी लॉटरी, आपका टिकट खुल गया तो आपको मिलेगी रकम, नहीं मिले तो आप रकम खो दोगे जिसको टिकट खरीदे। तो लॉटरी डिपेंड्स अपॉन द चांस, संयोग पर निर्भर करती है, अतः ये करार लॉटरी का शून्य है। कभी कभी राज्य सरकारें भी लॉटरी का आयोजन करती हैं, जो आईपीसी के धारा 294 ए है, उसको उसमें लीगलाइज किया है उस लॉ में, धारा 294 ए आईपीसी में, कि यदि राज्य द्वारा आयोजित लॉटरी है वो वैध मानी जाएगी, ये उसमें दिया है। लेकिन जहाँ तक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का प्रश्न है, धारा 30 का है, तो इसके अनुसार वो चाहे राज्य द्वारा आयोजित लॉटरी हो या प्राइवेट हो, सभी लॉटरी के करार बाजी के करार हैं और ये शून्य माने जाएंगे, अर्थात इसको लागू नहीं कराया जा सकता है। एक केस था सुभाष कुमार मनवानी बनाम स्टेट ऑफ एमपी 2000 में। एक टेबल टेनिस ट्रस्ट था, इसका कोष इकट्ठा करने के लिए एक कमेटी बनाई गई, राइफल कमेटी इंदौर, जिन्होंने एक लॉटरी का आयोजन किया। इस लॉटरी के आयोजन के लिए एमपी सरकार से उन्होंने अनुमति ली थी, और जो ये लॉटरी को संचालन किया गया, तो इसमें से जो व्यक्ति जीते उनको रकम देने से मना कर दिया, और जब मना कर दिया तो उन्होंने जब इस रकम को क्लेम किया तो न्यायालय ने यह कहा कि दिस इज ए वेजरिंग एग्रीमेंट, इट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड, चूँकि ये बाजी का करार है, ये लॉटरी है, लॉटरी बाजी का करार है, अतः इसको लागू नहीं कराया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपके बाजी के एग्रीमेंट के प्रभाव हैं, और बाकी एक्सेप्शंस हो गए इसके। चिट फंड वैध है, लॉटरी अवैध है, लॉटरी मतलब शून्य करार है, चिट फंड वैध करार है, हॉर्स रेसिंग भी वैध है, ये सारी चीज़ें हैं। और ये 294 ए में सरकार के द्वारा आयोजित लॉटरी है तो भी वो धारा 30 के अंतर्गत वैध नहीं होगी, ये भी इसमें से दे दिया गया। अब थोड़ा समय और आगे इसमें धारा 31 में दे देता हूँ, चर्चा कर लेते हैं। कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, धारा 31 से लेकर 36 तक, जिसमें दिया गया है कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, समाश्रित संविदाएं कौन है।
कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में समासित संविदाएँ कौन है? तो धारा 31 में जो इसकी परिभाषा दी गई है कि कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज़ ए कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ कोलैटरल इवेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट हैपेंस और डज नॉट हैपन। अर्थात कि समासित संविदा कुछ करने या न करने की ऐसी संविदा है यदि इस संविदा के संपार्श्विक घटना के घटित होने या अघटित होने पर निर्भर करती है। ठीक है ना? अर्थात संविदा के संपार्श्विक घटना के घटित होने या न घटित होने पर जब किसी कार्य को करने या न करने की संविदा की जाती है उसको हम समाश्रित संविदा कहते हैं। मीन्स ए कॉन्ट्रैक्ट इज ए कॉन्ट्रैक्ट टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग इफ द कोलेटरल इवेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हैपेंस और डज नॉट हैपन। ठीक है ना? ये समाश्रित संविदा है। जैसे हमें कहते हैं कि इट इज एज गुड एज कंडीशनल एग्रीमेंट, ये सशर्त संविदा है। ठीक है ना? कि ये होगा तो ये ऐसा करेगा। ठीक है? कि समासित संविदा कुछ करने या न करने की ऐसी संविदा है जो इसके संपार्श्विक घटना के घटित होने पर निर्भर करती है। अर्थात उस शर्त पर निर्भर करती है जो इसकी घटना के घटित होने पर, इस शर्त पर निर्भर करती है। तो इसको हम कह सकते हैं कंडीशनल एग्रीमेंट, अप्रत्यक्ष रूप से। कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स को कंडीशनल एग्रीमेंट्स कह सकते हैं, कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट्स कह सकते हैं, सशर्त संविदाएं, समाश्रित संविदा। शुद्ध हिंदी है समाश्रित संविदा। जैसे इसमें एक उदाहरण दिया है कि ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू पे बी इफ बीज हाउस इज बर्न्ड, ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू पे बी ₹10,000 इफ बीज हाउस इज बर्न्ड। ए जो है बी से ये करार करता है कि यदि बी का घर जल गया तो ए जो है बी को 10,000 रुपए देगा। ठीक है ना? तो संविदा क्या है कि ए के द्वारा बी को 10,000 रुपए देना, ये संविदा हो गई, मेन संविदा है। और इस संविदा को, मेन संविदा को तब लागू कर सकते हैं जब इसके संपार्श्विक घटना घटित होगी। तो संपार्श्विक घटना क्या है कि बी का घर जलना, ये संपार्श्विक घटना है। तो इस कोलेटरल इवेंट के, इस संपार्श्विक घटना के घटित होने पर भी इस करार को लागू किया जा सकता है। ए जो है बी को 10,000 तभी देगा जब इसकी संपार्श्विक घटना ऐसी है जिसमें बी का घर जल जाए। तो बी का घर जल जाना संपार्श्विक घटना है। तो जब कोई करार कुछ करने या न करने के लिए किया जाता है और ये तब जब इसके संपार्श्विक कोई घटना घटित होती है, नहीं होती। तो संपार्श्विक घटना में बी का घर जलना है, बी का यदि घर जल जाता है तो ए जो है बी को 10,000 रुपए देगा। तो संपार्श्विक घटना पहले घटित होगी, इसके बाद संविदा के पालन के लिए डिमांड की जा सकती है। Means until unless the collateral events happens or does not happen, the demand for the performance of the contract cannot be made. This is known as contingent contract. ये तो अन्य जैसे इसके आप उदाहरण और भी ले सकते हैं कि जैसे मान लिया कि ए मेड द ऑफर टू पे सम ऑफ मनी ऑन डिस्कवरी ऑफ ए मिसिंग डॉग। ए ने एक प्रस्ताव किया कि जो उसके खोए हुए कुत्ते को ढूंढ कर लाएगा वो उसको ये रकम देगा। ये मेन करार हो गया। So unless the missing dog is discovered, this contract cannot be performed. ठीक है ना? तो डिस्कवरी ऑफ मिसिंग डॉग, दिस इज द कॉन्टीजेंसी, दिस इज द कंडीशन। इस कंडीशन पर निर्भर है जो उसने इनाम, एक रकम देने के लिए प्रस्ताव किया। तो जैसे ही कोई व्यक्ति उस खोई हुई कुत्ते को ढूंढ कर लाता है
तब जब उसने प्रस्ताव किया है मालिक ने, तब इस संविदा के पालन की जो है डिमांड की जा सकती है। ठीक है ना? तो कॉन्टिजेंसी डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन, कॉन्टिजेंसी टू बी कोलेटरल टू कॉन्ट्रैक्ट। जो संविदा के संपार्श्विक जो घटना है, उसके घटित या अघटित होने पर ही संविदा का पालन कराया जाता है, तो उसको हम समाश्रित संविदा कहते हैं। यदि एक जल जहाज समुद्र में डूब जाएगा, तो ए जो है बी को इतना देगा, समाश्रित संविदा है। ठीक है ना? ए ने जो है बी से करार किया अपनी जमीन बेचने का। ए ने करार किया बी को कि मैं अपनी जमीन आपको बेच दूंगा, लेकिन ये जमीन में अभी मुकदमा चल रहा है, यदि मैं जीत जाऊंगा तो मैं जमीन आपको बेच बेच दूंगा। तो कॉन्टिजेंसी क्या होगी? कंडीशन क्या? मुकदमा जीतना हो गया, ये संपार्श्विक घटना है। तो मुकदमा जीतने रूपी संपार्श्विक घटना के घटित होने पर, यानी जीतने पर ही ए जो है बी को जमीन बेच सकता है। ये मेन करार। ठीक है ना? टू सेल द लैंड बाय ए टू बी, दिस इज द मेन करार। एंड व्हाट इज कोलेटरल इवेंट? टू विन द लिटिगेशन। मुकदमा जीतना है, तो मुकदमा जीतने की संपार्श्विक घटना हो गई। यदि वो जीत जाता है तो ए जो बी को जमीन बेच देगा। कंडीशन मस्ट ऑलवेज मस्ट बी कंडीशन प्रेसिडेंट। जिस जिस शर्त पर, जिस संपार्श्विक घटना पर वो संविदा का पालन निर्भर है, ये कंडीशन पहले होनी चाहिए, पहले पूरी की जानी चाहिए, तभी जो है ऐसा हो सकता है। अब क्या अगला जो है कि अंतर जरा मुझे बताना है इसमें से कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस एंड कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। एक प्रश्न ये उठता है, क्या बीमा के सभी करार समाश्रित संविदाएं हैं या बाजी के करार हैं? ठीक है ना? दोनों मिलती जुलती परिस्थितियां। तो जब हम बीमा के करार देखते हैं, तो बाजी का करार तो इसलिए नहीं है, कारण बाजी के करार में हार और जीत, और बीमा के करार में हार जीत नहीं होती, नंबर एक। दूसरी बात यह है कि बीमा के करार में बीमा योग्य हित है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट फॉर रिस्क ऑफ लॉस। जो नुकसान होने का जो खतरा है, उसके लिए उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। मतलब जिस चीज़ का बीमा कराया जाता है, उस चीज़ की सुरक्षा के लिए बीमा कराया जाता है, हार और जीत के लिए नहीं कराया जाता। तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट। बाजी के करार में कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है अदर देन स्टेक। दांव लगाने के अलावा कोई दूसरा जो है कोई बीमा योग्य हित नहीं है, अतः बीमा का करार बाजी का करार नहीं। अब दूसरी बात यह है कि क्या बीमा के करार समाश्रित संविदा है? तो ऑल द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस आर द कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। सभी बीमा के करार जो हैं समाश्रित संविदाएं। जैसे मैं बताऊं कि ए ने अपनी मोटरसाइकिल का बीमा कराया कि एक्सीडेंट हो जाएगा, तो बीमा कंपनी उसे 1 लाख देगी। ठीक है ना? और यदि नहीं होता है तो ए जो है बीमा कंपनी को नहीं कुछ दे रहा है। यदि ए ने बीमा कराया मोटरसाइकिल का, तो यदि एक्सीडेंट होगा तो बीमा कंपनी उसे देगी 1 लाख। ठीक है ना? लेकिन इसका उल्टा नहीं है, इसकी कोई रिवर्स शर्त नहीं है। अब जब रिवर्स शर्त होती तो ये बाजी करार हो जाता, लेकिन कोई रिवर्स शर्त नहीं है, अतः ये बीमा की संविदा है, समाश्रित संविदा है। तो सभी बीमा के करार समाश्रित संविदाएं। बड़ा एक लाइन का ला है ये, समाश्रित संविदा केवल एक लाइन का ला है, लेकिन इट कवर्स द होल फील्ड ऑफ इंश्योरेंस अदर देन लाइफ इंश्योरेंस। सभी बीमा की संविदाएं समाश्रित संविदाएं। यदि ए जो है बी को 10,000 देगा यदि बी का घर जल जाए, ये समाश्रित संविदा है। लेकिन उधर बी ये कहता है कि यदि मेरा घर नहीं जला तो मैं तुम्हें 10,000 दूंगा, ये बाजी का करार है।
ऐसे तो बाजी लग गई। ए ये कहता है कि मैं तुम्हें 10,000 दूँगा, ये तुम्हारा घर जल जाए, ये समाजशील संविदा है। लेकिन यदि पलट के बी उसमें करार में ये भी भाग है कि बी ये कहता है कि नहीं जला तो मैं तुम्हें 10,000 दूँगा, तो ये बाजी का करार हो गया। बिकॉज़ इट डिपेंड्स अपॉन द चांस। देयर इज़ अ विनिंग एंड लूजिंग। स्टेक है, ये दाँव हो गया। लेकिन वही यदि वो एक तरफ़ा कहता है कि तुम्हारा घर जल गया तो मैं 10,000 दूँगा, ये कॉन्टिजेंट। तो इसी प्रकार के करार जो हैं आपके बीमा के करार हैं, कि बीमा कंपनी ये कहती है, मान लिया किसी के मकान का इंश्योरेंस किया, कि यदि तुम्हारा मकान आग से जल जाता है या मकान में चोरी हो जाती है तो बीमा कंपनी ये आपको राशि देगी। लेकिन नहीं होता है, तो जो इंश्योर्ड व्यक्ति है, बीमित व्यक्ति है, वो बीमा कंपनी को नहीं कुछ दे रहा है। यानी इंस्टॉलमेंट को आप ये नहीं कह सकते कि वो कंसिडरेशन है। इंस्टॉलमेंट की बहुत एक छोटी राशि होती है, जबकि बीमा कंपनी जो राशि देता है वो बड़ी राशि होती है। मान ली कभी-कभी एक ही किस्त होती है। 1,000 का आप मोटरसाइकिल का बीमा साल में कराते हैं, अब आजकल जो है 10 लाख रुपए उसका क्लेम है, 10 लाख मिलता है बीमा कंपनी से। तो उसकी तुलना में बड़ा कम है। तो जब बीमा कंपनी कहती है कि आपके घर में आग लग गई तो बीमा कंपनी आपको देगी। यदि नहीं लगती है, तो बीमित व्यक्ति कुछ नहीं देगा। तो ये बेसिक अंतर है। तो सभी बीमा के करार बाजी के करार नहीं है, कारण बाजी करार शून्य है। दूसरा, बीमा करार में दाव नहीं है। दूसरा, बीमा करार में बीमा योग्य हित है। सभी बीमा के करार जो हैं समर्थित संविदाएं, अर्थात वो किसी घटना के घटित होने या न होने पर किसी कार्य का करना या न करना निर्भर करता है। तो ऐसे सभी सभी करार जो हैं, बीमा के करार जो हैं, सभी बीमा के करार जो हैं समाजसिद्ध संविदा हैं। चलो आज काफ़ी टाइम हो गया। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।